थ्रेशोल्ड एकेडमी के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य। इसमें सबसे पहले हम कुछ साहित्यिक स्रोत और कुछ पुरातात्विक स्रोत उनके बारे में स्टडी करेंगे, जहां से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले जो साहित्यिक स्रोत हैं उसमें है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र यह 15 पुस्तकों का, संस्कृत में लिखा गया 15 पुस्तकों का एक संकलन है, जिसमें हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसी तरह से विशाखा दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस हैं। यह भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है और जिससे हमें किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के एक महान शासक थे, और उनके जो महामंत्री कौटिल्य, उनके बारे में इसमें उल्लेख मिलता है कि किस तरह से उन्होंने एक महान साम्राज्य को बनाया था, मौर्य साम्राज्य को। इसके अलावा एक जो है ग्रीक एम्बेसडर थे जिनका नाम था मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक, मौर्य साम्राज्य पर लिखी गई पुस्तक इंडिका, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य का पता चलता है। इसके अलावा बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जिसमें जातक कथाएं, श्रीलंका से प्राप्त जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, महावंश और दीपवंश, दिव्यवदान कालचक्र जैसे जो हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, उनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा संस्कृत के साहित्य, पुराणों एवं पतंजलि के द्वारा रचित महाभाष्य और दानदिन के द्वारा रचित दश कुमार चरित और बहुत सारे दूसरे जो साहित्यिक स्रोत हैं, जहां से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से कुछ जो हैं क्या है, पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। उसमें कॉइन्स हैं, मौर्य साम्राज्य से जो कॉइन्स हैं, जिनको हम आहत सिक्का कहते हैं, पंच मार्क्ड कॉइन्स। इसके अलावा अशोककालीन बहुत सारे अभिलेख और शिलालेख हैं, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसके अलावा मृदुभांड, मिट्टी के बने हुए बर्तन, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये जो बर्तन हैं। पाटलिपुत्र में जो अशोककालीन जो वुडन पैलेस, जो लकड़ी का जो दरबार मिला है, ये कुछ जो हैं क्या है, हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं, जहाँ से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसके साथ अगला जो विषय है हमारा, वो इस एम्पायर के जो महान शासक हुए हैं, उनके बारे में हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले उल्लेख आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य इस मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो है शासक था, फाउंडर, जिसका जो शासन का जो शासन था वो 322 से लेकर के 298 BC के बीच में था। मौर्य साम्राज्य के इस संस्थापक फाउंडर शासक ने मौर्य साम्राज्य की नींव जो है 322 BC में रखी थी, जब इसने पाटलिपुत्र में जो नंद वंश का जो शासन था, उस नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की नींव रखी। इस कार्य में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता उनके महामंत्री, उनके एडवाइजर कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इनकी इसमें सहायता की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 BC में, इन 305 BC
ये जो भारत का जो ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, ये जो भारत का जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, यहाँ से उस तरफ को जो है काबुल और ये अफगानिस्तान का जो रीजन है, यहाँ पर जो रूल था वो अलेक्जेंडर जो है अलेक्जेंडर ने इसको जो है इस क्षेत्र को जीत लिया था। और अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर जो है उसका सेनापति सेल्यूकस निकेतर यहाँ पर रूल कर रहा था। सेल्यूकस निकेतर 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की सहायता से जो है इस क्षेत्र को कब्जाने के लिए जो है गया है और सेल्यूकस निकेतर के साथ इनका युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो ये ग्रीक कमांडर हैं सेल्यूकस निकेतर, इसकी हार होती है और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ यहाँ पर एक संधि होती है। इस संधि के मुताबिक ये जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का ये जो पोर्शन है, जो ये भूभाग है, ये सेल्यूकस निकेतर को किसको देना पड़ा है? चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा है। और इस संधि के मुताबिक यहाँ एक मैट्रिमोनियल अलायंस भी हुआ था सेल्यूकस निकेतर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। सेल्यूकस निकेतर ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाया था। साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 जो वॉर ट्रेंड एलिफेंट्स थे उनको जो है किसको दिया था? सेल्यूकस निकेतर को दिया था। और बाद में सेल्यूकस निकेतर ने जो एक एम्बेसडर हैं मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका भी पुस्तक लिखी थी, मेगास्थनीज नामक एक दूत जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और इस मेगास्थनीज ने इंडिका नामक एक जो है पुस्तक लिखी थी। और ग्रीक हिस्टोरियन और जो ग्रीक साहित्य हैं उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के नाम से संदर्भित किया गया है। सेंड्रोकोट्स के नाम से संदर्भित किया गया है बाय ग्रीक हिस्टोरियंस। चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं ये अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो सत्ता है उसको, जो रूल है, वो अपने बेटे बिंदुसार को सौंप देते हैं। बिंदुसार को सौंप देते हैं और ये अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म को अपनाते हैं। जैन धर्म जो है भद्रबाहु एक जो है जैन मुनि हैं, उनके नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाते हैं और अंत में अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु के साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र से जो है नॉर्दर्न इंडिया से शिफ्ट हो जाते हैं। कहाँ के लिए? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के लिए। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के लिए, जहाँ पर अंत में ये अपने शरीर को त्यागते हैं सलेखना के द्वारा। जैन धर्म में शरीर को जब अन्न और जल को त्याग करके जब शरीर को त्यागते हैं उस प्रक्रिया को सलेखना कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जो 298 बीसी में श्रवणबेलगोला में इन्होंने अपने शरीर को सलेखना के द्वारा उसको जो है त्यागा था। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है, मौर्य साम्राज्य के बारे में ये कहा जाता है कि जो सॉदर्न इंडिया का जो केवल जो हमारा ये वाला केरल वाला पोर्शन है, तमिलनाडु वाला पोर्शन है और जो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का केवल कुछ भूभाग है, इसको छोड़ करके ये पूरा जो उपमहाद्वीप है उस पर मौर्य साम्राज्य का शासन स्थापित हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार बना। 298 से लेकर के 273 बीसी तक बिंदुसार का शासनकाल था। बिंदुसार को जो है कुछ अन्य नामों से पतंजलि के महाभाष्य में बिंदुसार को अमित्रघात यानी कि शत्रु का विनाशक, और ग्रीक साहित्य में बिंदुसार को अमित्रोचेत के नाम से संदर्भित किया गया है। अमित्रोचेत के नाम से संदर्भित किया गया है। बिंदुसार के कुछ अन्य नाम भी थे जिनमें प्रमुख थे मद्रासार और सिंहसेन। ठीक है, ये कुछ अन्य नाम थे बिंदुसार के।
बिंदुसार के यूनानी शासक एंटीयोक्स के साथ कूटनीतिक संबंध थे, और एंटीयोक्स ने, उस ग्रीक रूलर ने, बिंदुसार के दरबार में एक जो है दूत को भेजा था जिसका नाम डाइमैक्स था। और बिंदुसार के संदर्भ में ये कहा गया है, जो एक तिब्बतियन स्कॉलर हुए हैं, बुद्धिस्ट स्कॉलर हुए हैं, तारानाथ के जो लेख हैं उसमें बिंदुसार के बारे में ये कहा गया है कि दो उपमहाद्वीपों के बीच का शासक किसको बताया गया है? बिंदुसार को बताया गया है। और बिंदुसार जो हैं एक अजीबक संप्रदाय था, एक नास्तिकवादी संप्रदाय, अजीबक संप्रदाय का ये समर्थक बन जाता है। और एक ऐसा संप्रदाय जो नास्तिकवादी था, और मखिली गोशेल के द्वारा जो एक नास्तिकवादी संप्रदाय है, अजीबक संप्रदाय, ये उसका उपासक बन जाता है, उसका अनुयायी बन जाता है। इस तरह से जो बिंदुसार हैं, बिंदुसार एक महान शासक हुए हैं। बिंदुसार की मृत्यु के बाद 273 बीसी में मौर्य वंश के अगले जो महान शासक बने हैं वो अशोक थे। यद्यपि बिंदुसार की जो मृत्यु है वो 273 बीसी में हो गई थी, परंतु जो अशोक हैं, मौर्य वंश के महान शासक अशोक हैं, इनका जो राज्य अभिषेक है वो 269 बीसी में हुआ था। इन 4 वर्षों के बारे में कोई अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है, परंतु अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग जानकारियां दी गई हैं। उसमें सबसे पहले जो श्रीलंका यानी कि सैलोन से प्राप्त हुए जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, दीपवंश और महावंश, उसमें अशोक के संदर्भ में यह कहा गया है, दीपवंश और महावंश में, कि अशोक को अपने 99 भाइयों का वध करने के बाद जो है राज सिंहासन पर जो है वो पहुंचे थे, और जिसमें यह बताया गया कि इनका जो सबसे बड़ा भाई था सुशीमा, उसका भी इन्होंने वध किया था। केवल जो यंगेस्ट ब्रदर था मोगली पुत्र तिस, वो जो है उसको जो है बचाया गया था। इसके अलावा जितने भी 99 ब्रदर्स हैं उनको मार करके ही अशोक जो है 269 बीसी में मौर्य वंश के शासक बने थे। एक कंटेक्स्ट ये है। दूसरा कंटेक्स्ट तारानाथ का है। तारानाथ एक तिब्बतियन बुद्धिस्ट मॉन्क हैं। उनके कंटेक्स्ट में, उनके लेखों में यह बताया गया है कि जो अशोक हैं ये अपने 6 भाइयों को मार करके जो हैं मौर्य साम्राज्य के शासक बने हैं इन 269 बीसी। और यद्यपि इनके जो कुछ भाई हैं उनका उल्लेख है कि वो तो प्रशासन में इनके साथ जो है सहभागी थे और इनकी सहायता करते थे एज एन ऑफिशियल। इसी तरह से जब अशोक 269 में शासक बने हैं मौर्य साम्राज्य के, उसके ठीक 8 वर्षों के बाद 261 बीसी में कलिंग का युद्ध होता है। और इस कलिंग के युद्ध में भारी नरसंहार से विचलित होकर के जो मौर्य शासक अशोक हैं उन्होंने युद्ध की नीति को छोड़ दिया था और उन्होंने बुद्ध की नीति को अपनाया था, यानी कि उन्होंने नरसंहार को छोड़ दिया था। इस युद्ध की नीति को क्या बोला जाता है? भेरी घोष। उन्होंने भेरी घोष यानी कि युद्ध की नीति को छोड़ करके धम्म घोष यानी कि बुद्ध की नीति को अपनाया था। इसके बाद आफ्टर कलिंग वॉर जो 260 बीसी में हुआ था। और अशोक जो हैं बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के नेतृत्व में बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और युद्ध की नीति को छोड़ देते हैं। और इन्होंने बुद्ध से संदर्भ में जितने भी जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे
241 बीसी में इन्होंने बुद्ध की जो जन्मस्थली है कपिलवस्तु उसको विजिट किया था। इसके अलावा बुद्ध के जीवन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण स्थान थे, चाहे वो सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, उन सभी जगहों का इन्होंने भ्रमण किया। और इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दूसरे देशों में जो हैं दूत भेजे थे। श्रीलंका के लिए जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने जिस मिशन को भेजा था, उस मिशन में इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और साथ में अपनी पुत्री संघमित्र को भी भेजा था। और 250 बीसी में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस संगोष्ठी को जो अध्यक्षता की थी वो की गई थी मोगलीपुत्र तिस के द्वारा। मोगलीपुत्र तिस इस तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, उनकी अध्यक्षता में हुई थी। प्राचीन जो बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं, त्रिपिटक जिसको कहा जाता है, उन त्रिपिटकों में से जो तीसरा पिटक है अभिधम पिटक, वो मोगलीपुत्र तिस के द्वारा इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में उसका संकलन किया गया था। इस तरह से अशोक के बाद जो मौर्य वंश है उसका डिक्लाइन हो जाता है और अंत में जो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम बृहद्रथ था। बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम महान शासक थे, जिनका वध मौर्य सेना के एक सेनापति जिनका नाम पुष्यमित्र शुंग था, उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का वध करके शुंग वंश की जो है उसकी स्थापना की थी इन 187 BC। तो इस तरह से मौर्य वंश के संदर्भ में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन है इस लेक्चर के माध्यम से की है। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके बीच में लाते रहें। उसके लिए थ्रेशोल्ड एकेडमी के इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।